बनती है बिजली, वो हाइड्रो वाली, ये जो कोयले से बनती है थर्मल वाली। और नंबर 3 पर आपकी कंट्री के अंदर आपने देखा होगा एटॉमिक पावर प्लांट लगे हुए होते हैं, एपीपी, न्यूक्लियर प्लांट जिसको आप बोलते हैं, परमाणु वाले जो होते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट। राजस्थान के अंदर रावत भाटा के अंदर इसका प्लांट है, अगर आप कभी विजिट करें तो देख के आइएगा। वहाँ पर भी आप लोगों के जैसे सेंट्रल स्कूल्स होते हैं, उनको एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल के नाम से लोग जानते हैं। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें खास बात जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है वो थर्मल पावर का होता है। थर्मल पावर का हो गया ना। इसके बाद नंबर आएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके बाद लगभग 3% के अराउंड, 2.5% के अराउंड प्रोडक्टिविटी जो होती है या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो एटॉमिक पावर प्लांट के थ्रू होता है। यानी ज़्यादातर मैक्सिमम पार्ट 60 to 70% किस में जाएगा, ये चला जाएगा आपका थर्मल पावर का। लगभग 20% पार्ट, अराउंड 20 ये चला जाएगा इसमें। और इस तरीके से 20 to 25 या 60 to 70 और इस तरीके से 3 to 2%, इस तरीके से ये प्रोडक्शन आपको देखने को जनरली मिलता है। तो ये आपके इकोनॉमिक एक तरीके से मैं कहूँ कि एनर्जी वाला जो पार्ट है, इसमें 4 तरीके की चीज़ें आपने देख ली हैं यहाँ पर, जो मेन एक तरीके से हैं। अब यहाँ पर ये जब सारी चीज़ें आप देख लेते हैं भाई, ये तो फटाफट आपने एनालिसिस कर लिया कि ये एनर्जी वाला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये एनर्जी के सोर्सेज वगैरह ये देखने को मिलते हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि भाई ये जो सोर्सेज आप देख रहे हैं एनर्जी के, पावर जनरेशन के, तो आजकल क्या है कुछ नए भी आ गए हैं। नए क्या क्या आ गए हैं, जैसे आपने देखा होगा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, देखा है ना आपने, नाम सुना है ना। जैसलमेर की तरफ जाओ, विंड एनर्जी के आपको प्लांट्स लगे हुए मिलेंगे। घरों के ऊपर सोलर एनर्जी देख लीजिए आप, प्लेट्स लगी हुई हैं। तो न्यू जनरेशन का क्या है, न्यू जनरेशन सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, क्लियर, सोलर विंड एनर्जी। यहां पर है बायो एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से ये नई नई चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अब आप कहेंगे सर ये भी एनर्जी के सोर्सेज हैं, आपने वहां पर इनको क्यों नहीं बताया। तो मैं आपको बेटा एक चीज बता देता हूं कि यहां पर 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल और एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत। तो ये जो है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। कैसे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, गैर परंपरागत हैं बेटा। गैर परंपरागत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले से हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं, ये नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी के सोर्सेज हैं, ठीक है भाई। तो इनका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो क्या है, न्यू है। बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसा है इनका, न्यू है, नया है, यानी इनके बारे में नॉलेज कम है, या है तो वो नए तौर पर है, और इनको एक तरीके से ये नया इनोवेशन है, न्यू, नई खोज है ये, ठीक है। पुराने ज़माने से जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री या जिनका जो यूज, और एक तरीके से मैं ये कहूँ कि जिनका नॉलेज और यूज, ये उनका जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें देखेंगे तो कोल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब मैंने बताया, वो पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, वहाँ कुछ नया नहीं है। तो वो आपके कन्वेंशनल सोर्सेज में हो जाएंगे, यानी कि परंपरागत सोर्सेज के अंदर हो जाएंगे। अब खास बात क्या होती है भाई कि ये इनका दी एंड नहीं होता, उनका दी एंड हो सकता है। पेट्रोलियम खत्म हो गया तो बनने में बहुत टाइम लगेगा, जाने कितने वर्षों, सालों, हजारों सालों बाद बनेगा। कोयला कितने सालों बाद बनेगा। लेकिन ये जैसे सोलर एनर्जी चलती रहेगी, विंड एनर्जी बनता रहेगा, बायो एनर्जी बनती रहेगी। अब इसमें इस टॉपिक को, आज की क्लास को ख़त्म कर रहे हैं बच्चों, हम आपकी आज्ञा लेना चाहेंगे, लेकिन एक टॉपिक आपको बता के जाना चाहते हैं। ये जो टॉपिक बता रहा हूँ, मेरा वादा है कि लगभग मेरी क्लास के 90% और बाहर के जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनमें से भी लगभग 50% लोगों ने इनके बारे में सुना तो है लेकिन जाना नहीं होगा आज तक। तो जानिए चलो क्या है। मैंने एक वर्ड लिख रखा है यहाँ पर, बायो एनर्जी, ठीक है, बायो एनर्जी के सोर्स। तो ये बायो एनर्जी मैंने यहां पर लिखा था, ये क्या है भाई, ये क्या चीज है। तो ये बायो एनर्जी जो है, इसके अंदर जनरली हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सोर्स को बोला जाता है आपका बायोगैस, और एक पार्ट को बोला जाता है बायोमास, MASS। अब ध्यान रखिए बच्चों, यहां पे क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने इसका। बायोगैस उसी एनर्जी को कहेंगे जो आपके गोबर से मैन्योर में चेंज होगा।
आपका गोबर अगर मैन्योर में चेंज हो रहा है, वहाँ से कोई एनर्जी आ रही है, तो आप कहेंगे सर ये बायोगैस एनर्जी है। यानी ये किससे बनेगी? गोबर से बनेगी। गोबर कहाँ से आएगा? हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन करते हैं, तो हमारे जो कैटल्स मवेशी होते हैं वहाँ से आता है भाई, आप सब जानते हैं, गाँव के बच्चे। तो गोबर से जो एनर्जी बनेगी, गोबर से जो मैन्योर बनेगा और इस तरीके से चेंज होकर आएगा, ये बायोगैस होगा, ध्यान रखें। तो फिर बायोमास क्या है? बायोमास के अंदर हम यूज करेंगे ट्री और प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। जो ट्री और प्लांट्स है, इनका यूज करते हुए हम बनाते हैं बायोमास एनर्जी। ध्यान रखें, गोबर से बायोमास नहीं बनेगा, बायोमास बनेगा ट्री और प्लांट से, गोबर से बनेगी बायोगैस। और ये दोनों किसका सोर्स है? बायो एनर्जी का सोर्स है। और बायो एनर्जी क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल क्यों कहा? गैर परंपरागत है, यानी कि इनका कभी दी एंड नहीं होना है, बनते रहेंगे। अगर हो भी गया दी एंड तो फटाफट बन जाएगा, आज गोबर खत्म हो गया, कल फिर आएगा। तो इस तरीके से जैसे ये सारी चीज़ें। तो अब आप एक बात बताइए कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज जो थे हमारे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब, ये तो दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझा दिया है मैंने। अब एक और चीज़ जो मेरे को लगता है कि आपको बता देनी चाहिए इस टाइम पर यहाँ पर, क्योंकि कई बच्चों की क्वेरी हो सकती है, ये बॉक्स बना दिया है मैंने इसके लिए, इस बॉक्स के अंदर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, कई बार दो तरीके से एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। एक होती है अपनी ट्रेडिशनल और एक होती है एक अपने ट्रेड पर्पज़ के लिए होता है और एक अपने नॉन ट्रेड के लिए होता है। कई बार आप देखते हैं कि एनर्जी का जो यूज होता है वो व्यापार के लिए होता है। इंडस्ट्री में अगर आपकी एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, लाइट पावर जो भी है आपकी, उसका यूज़ हो रहा है, तो वो वहाँ जो गुड्स और सर्विस बनेगी वो मार्केट में जाएगी। एक आप घर पर करते हैं नॉर्मल यूज, जैसे फायरवुड हुआ, जलाने की जो लकड़ी होती है, गोबर हुआ, ये सब, तो इनसे आप घर का खाना बना रहे हैं, यानी सेल्फ कंजम्पशन में आप यूज़ कर रहे हैं, नॉट फॉर ट्रेड। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ये सोर्सेज हैं, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका यूज़ कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर हो सकता है। अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हो रहा है तो मार्केट में गुड्स जाएगी, अगर कंजम्पशन एक्टिविटी में हो रहा है तो आप अपने घर पर यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये चीज़, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हमारा रह गया है, जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, बात करेंगे हम वाटर की, और आपके जो ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज़ों को आगे इसमें ऐड करेंगे। तो इस क्लास को देखने के लिए आपको कल वापस विजिट करना पड़ेगा हमारा चैनल। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दें। नमस्ते टू ऑल एंड धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बने रहिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही, और आपके लिए हम रोज़ लेकर के आएंगे नए नए वीडियो, जो आपके सिलेबस के भी होंगे और सिलेबस के बाद में कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से भी होंगे। धन्यवाद।